अप्रैल का महीना यानी गर्मियों का मौसम, लेकिन कम से कम हवा तो साफ है ना हमारे? नहीं। हमारे देश में लोग एयर पोल्यूशन की बात सिर्फ तभी करते हैं जब सर्दियों में AQI 500 क्रॉस कर जाता है, और तब भी ज्यादातर मीडिया का फोकस सिर्फ दिवाली के पटाखों पर और किसानों की पराली जलाने पर रहता है। लेकिन पिछले महीने आई IQ एयर की नई रिपोर्ट कुछ बहुत ही शॉकिंग डेटा हमें दिखाती है। इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो हवा मॉडरेट क्वालिटी की है, जिसे येलो कलर से दर्शाया जाता है, वही सेम हवा यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक्सट्रीमली पुअर कैटेगरी में डाली जाएगी, जिसे डार्क रेड से सिंबलाइज किया जाएगा। क्या यहां लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है? PM 2.5 के पार्टिकल्स हमारी बालों की थिकनेस से भी 30 गुना छोटे होते हैं। ये हमारी सांस के थ्रू हमारे फेफड़ों में जाते हैं और फेफड़ों के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में। वहां से ये हमारे दिल तक पहुंचकर स्ट्रोक जैसी हार्ट रिलेटेड बीमारियों का रिस्क बढ़ाते हैं। बच्चों पर PM 2.5 पार्टिकल्स का सबसे ज्यादा हानिकारक असर पड़ता है, क्योंकि अपनी बॉडी वेट के हिसाब से वो ज्यादा सांस अंदर लेते हैं। हैरानी की बात तो ये भी है, दिल्ली हो या मुंबई, कोलकाता हो या बैंगलोर, इक्के दुक्के रीजनल डिफरेंसेस को छोड़कर सब जगह देश में एयर पोल्यूशन के पीछे रूट कॉजेस एक जैसे ही हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आप गेस कर सकते हो पूरी दुनिया का सबसे पोल्यूटेड शहर कौन सा है? सबसे पहला जवाब आपके दिमाग में आएगा दिल्ली, लेकिन यह जवाब होगा गलत। फिर आप सोचोगे नॉर्थ इंडिया का कोई और शहर होगा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में, लेकिन यह भी सही नहीं है। अब आपको लगे कि इंडिया से बाहर अफ्रीका या चाइना में कोई शहर होगा, लेकिन नहीं। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि यह इंडिया का ही एक शहर है, और यह शहर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लाया करता है। देश का एक ऐसा रीजन जो अपने हरे भरे जंगलों और अपनी साफ सुथरी लेक्स और रिवर्स के लिए जाना जाता है। लेकिन यहीं पर मौजूद है बर्नी हाट का छोटा सा शहर, आसाम और मेघालय के बॉर्डर पर, जिसे 2024 की IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड्स मोस्ट एयर पोल्यूटेड सिटी का दर्जा मिला है। इस रिपोर्ट को गहराई से देखोगे तो ऐसे ही कई हैरान कर देने वाले फैक्ट्स इसमें छिपे हुए हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि एयर पोल्यूशन सिर्फ सर्दियों में देखने को मिलता है, ये सिर्फ एक नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है या सिर्फ दिल्ली की प्रॉब्लम है। लेकिन सच बात यह है दोस्तों कि ये पूरे देश की, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सभी शहरों की, मुंबई से लेकर कोलकाता, चेन्नई से बेंगलोर तक, पूरे साल भर की 365 डेज 24x7 की एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा समस्या है। IQ एयर की वेबसाइट पर दुनिया के करीब 9000 छोटे बड़े शहरों की लिस्ट है, जिसे सॉर्ट किया गया है मोस्ट पोल्यूटेड शहरों से। इसमें आप स्क्रॉल कीजिए और देखेंगे कि कितने इंडियन शहर यहाँ लिस्ट में मौजूद हैं। एक बारी में 50 शहर दिखते हैं। अगले पेज पर जाइए, फिर अगले पेज पर, फिर अगले पेज पर, और इंडिया का झंडा देखिए कितनी बार यहां आपको देखने को मिलेगा। सच बात यह है कि देश में रहने वाले लगभग सभी 140 करोड़ लोग ऐसी हवा में सांस ले रहे हैं जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करती है। और हैरानी की बात यह भी है कि इस एयर पोल्यूशन के पीछे जो कारण है उनमें रीजनल डिफरेंसेस जरूर देखने को मिलते हैं, लेकिन पूरे देश भर में रूट कॉजेज वही एक जैसी हैं। आइए आज के वीडियो में एक डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं एयर पोल्यूशन के पीछे एग्जैक्टली क्या क्या कॉजेज हैं, इस हवा को साफ करने के लिए एग्जैक्टली क्या करने की जरूरत है, और सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन कैसी चल रही है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों को शायद यहां पर लगे कि यार अभी तो गर्मियों का मौसम शुरू हुआ है, साफ हवा का सीजन है, अभी एयर पोल्यूशन के बारे में बात करने का क्या फायदा। मैं आपसे कहूंगा बस एक बार अपनी वेदर ऐप खोलकर देखिए। वहां AQI का एक इंडिकेटर है, उस पर क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो आपको PM 2.5 की एग्जैक्ट रीडिंग देखने को मिलेगी। ये माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में मेजर की जाती है। इसकी रीडिंग जरा नीचे कॉमेंट्स में लिखकर बताइए कि आप जहां रहते हैं वहां ये कितनी है। इस वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार इंडिया की हवा का जो पूरे साल का एवरेज है ये है 50.6 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब ऑफ PM 2.5। आप में से कुछ लोगों की लोकेशंस पर ये 60-70 के आसपास होगा, कुछ के लिए 40 होगा, कुछ के लिए 30 भी हो सकता है। लेकिन जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन क्या कहती है? PM 2.5 का लेवल 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से कम होना चाहिए अगर हम पूरे साल भर की एवरेज की बात करें। और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से 99% लोग ऐसी हवा में सांस ले रहे हैं जो इस सेफ्टी लेवल को मीट नहीं कर रही है। इवन दो ये गर्मियों का समय है, पराली बर्निंग शुरू नहीं हुई है, और इवन दो शायद आप नॉर्थ इंडिया में ना भी रहते हो। एक बड़ा कारण इसके पीछे यही है कि जहरीली हवा को हम लोगों ने कितना नॉर्मलाइज कर दिया है देश में।
बहुत से लोगों को लगता है कि अगर फोन पर AQI 150 से 200 का दिख रहा है तो हवा साफ ही होगी। गलती शायद आपकी भी नहीं है, क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड्स के अनुसार इस लेवल के AQI को मॉडरेट की रेटिंग दी जाती है। येलो कलर से इसकी कलर कोडिंग करी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हो, हमारी सरकार के द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई गाइडलाइंस में जमीन आसमान का अंतर है। मैंने जब पहली बार देखा मैं तो हैरान रह गया। इन 3 टेबल्स को देखिए जरा स्क्रीन पर। सबसे पहली टेबल इंडिया के एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स दिखाती है। PM 2.5 अगर 30 से कम है तो गुड की कैटेगरी में ग्रीन कलर आता है। अगर 90 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब तक भी PM 2.5 चले जाए तो भी येलो की ही कलर कोडिंग दी जाएगी मॉडरेट की रेटिंग के साथ। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार PM 2.5 का सेफ लेवल सिर्फ 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से नीचे है, और यूरोपियन गाइडलाइंस तो इससे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। सिर्फ 10 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब से नीचे के ही PM 2.5 कॉन्सेंट्रेशन को गुड एयर कहा जाता है। 20 से ऊपर ऑलरेडी मीडियम कैटेगरी और 25 से ऊपर ऑलरेडी पुअर कैटेगरी की हवा हो जाती है। फर्क देख रहे हो यहाँ पर? अगर हवा में PM 2.5 की मात्रा 75 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है, यूरोपियन रेटिंग के हिसाब से इसे डार्क रेड का कलर कोड मिलेगा, एक्सट्रीमली पुअर एयर। लेकिन इंडियन ग्रेडिंग के हिसाब से ये सिर्फ मॉडरेट क्वालिटी एयर है, यहाँ पर इसे येलो का कलर कोड दिया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ इतनी भयंकर है कि अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड्स को भी कंसीडर करें तो भी दिल्ली में एक भी अच्छी हवा वाला दिन नहीं था 2024 के साल में। अच्छी हवा होने के लिए AQI 50 से नीचे होना चाहिए, और 2024 में सबसे अच्छा AQI 8 अगस्त के दिन को देखा गया जब ये 53 पर था। पोल्यूशन को मेजर करने के लिए यहाँ जो PM शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलेट मैटर। ये एनवायरमेंट में मौजूद बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक सॉलिड्स या लिक्विड ड्रॉपलेट्स भी हो सकती हैं। इन्हें 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है इनके साइज के हिसाब से। सबसे बड़े होते हैं PM10 पार्टिकल्स। इनका साइज 10 माइक्रोमीटर्स या उससे कम होता है। इसमें यूजुअली डस्ट पार्टिकल्स या फ्लावर से निकलने वाले पॉलेंस होते हैं। दूसरी कैटेगरी है PM 2.5 की, जिनका साइज 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम का होता है। ये इतने छोटे होते हैं कि एक इंसानों के बाल से अगर आप कंपेयर करो तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो ऑलमोस्ट 30 गुना छोटे हैं डायमीटर में। और तीसरी कैटेगरी है PM 0.1 की, जो 0.1 माइक्रोमीटर्स या उससे कम साइज के होते हैं। इन्हें अक्सर अल्ट्रा फाइन पार्टिकुलेट मैटर भी कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि जब आप सांस लेते हैं या आपकी लंग्स के थ्रू आपकी ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं, क्योंकि इतने छोटे होते हैं। इन सभी PM पार्टिकल्स में एक सिंपल सी बात याद रखने वाली है कि जितना छोटा पार्टिकल है उतना ही ज्यादा खतरनाक है। जब आप नाक से सांस अंदर लेते हैं, ज्यादातर PM10 के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नाक या गले में जमा हो जाते हैं। इनसे जलन और इन्फेक्शन होती है, छींक और खांसी आ सकती है। ये हमारे शरीर का तरीका है इन पार्टिकल्स को बाहर निकालने का, बॉडी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम है। लेकिन PM 2.5 जैसे फाइन पार्टिकल्स के लिए बॉडी का ये डिफेंस काम नहीं कर पाता। ये बड़ी ही आराम से आपके लंग्स के अंदर पहुंच जाते हैं, जिससे सूजन होती है, अस्थमा का रिस्क बढ़ता है, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों के कैंसर होने का भी खतरा बहुत बढ़ जाता है। और क्या आप जानते हैं इससे भी बुरी बात क्या है? पोल्यूशन रिलेटेड डिजीजेस का इलाज करना अब बहुत महंगा हो गया है। एक लंग इन्फेक्शन के लिए सिर्फ हॉस्पिटल में भर्ती होना 5 से 10 लाख रुपए खर्च कर सकता है। क्या आप इसके लिए फाइनेंशियली तैयार हैं? क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी कभी भी बताकर नहीं आती, और जब आती है तो आपकी पूरी फैमिली की सेविंग्स को उड़ा देती है। कब ये 5-10 लाख का बिल 40-50 लाख में बदल जाता है पता भी नहीं चलता। इसलिए एक हेल्थ इंश्योरेंस आपके और आपके परिवार के लिए जरूरी होता है, जो सिर्फ 300 रुपए पर मंथ से शुरू हो जाता है। ये आपको इन लाखों के मेडिकल बिल से बचाता है। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस है, लेकिन उसमें ज्यादातर टाइम कवरेज सिर्फ 3 से 4 लाख की होती है और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। ऊपर से कंपनी चेंज करते ही वो इंश्योरेंस भी इनइफेक्टिव हो जाता है। इसलिए अपना और अपने फैमिली का एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना जरूरी है, जहां बड़ा कवर, राइडर ऑप्शंस और क्लेम की सुविधा भी समय पर हो। अब यहां इन PM पार्टिकल्स पर वापस आए तो ये फाइन पार्टिकल्स आपकी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपके दिल तक भी पहुंच जाते हैं। इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बाकी दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। आजकल बहुत सी ऐसी खबरें सुनने को मिलती है ना कि कैसे एक 30-40 साल के युवक को भी हार्ट अटैक आ गया, स्ट्रोक आ गया, इवन दो वो स्मोक नहीं करता था, उसका हेल्दी लाइफस्टाइल था, जिम जाता था। ये एक बड़ा कारण हो सकता है उसके पीछे। कुछ स्टडीज के अनुसार ये PM पार्टिकल्स दिमाग तक भी पहुंच जाते हैं, जहां ये न्यूरोलॉजिकल और मेंटल डिसऑर्डर्स का कारण बनते हैं। ये पार्टिकल्स किसी भी चीज के हो सकते हैं, बैक्टीरिया के, वायरसेस के या धुएं के। एयर पोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में जब हम PM
पार्टिकल्स की बात करते हैं तो पोल्यूशन वाले पार्टिकल्स की बात कर रहे होते हैं, जैसे कि स्मोक से निकलने वाले, किसी भी चीज के जलने से जो सूट निकलता है, या ब्लैक कार्बन के PM 2.5 पार्टिकल्स। स्वीडन के कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की एक स्टडी के मुताबिक 2009 से लेकर 2019 के बीच में PM 2.5 की ज्यादा मात्रा होने की वजह से पूरे देश भर में 38 लाख से लेकर 1.66 करोड़ लोगों की मौत हुई। ये रेंज इतनी बड़ी इसलिए है क्योंकि अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड्स को कंसीडर करेंगे तो 38 लाख का नंबर आएगा, लेकिन अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को देखेंगे तो 1.66 करोड़ लोगों की मौत का नंबर आएगा। और सोचकर देखो, अगर किसी फैमिली में अकेले कमाने वाले के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो फैमिली पर क्या बीतेगी। ऐसी सिचुएशन में आपको अपने फैमिली के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, जिससे आपके ना होने पर भी फैमिली का फ्यूचर सुरक्षित रहे। यही बात आती है टर्म इंश्योरेंस की, जो हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ एक और बहुत जरूरी चीज है। ये टर्म इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म होता है, जिसमें सिर्फ 600 रुपए पर मंथ से प्लान शुरू होते हैं और आपको करोड़ों का कवरेज मिलता है। टर्म इंश्योरेंस आप जितनी कम एज में लेते हो उतना ही प्रीमियम भी कम होता है, जो पूरी लाइफ टाइम के लिए आपके लिए लॉक हो जाता है। इसलिए ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में देर नहीं करनी चाहिए, चाहे आप जिस भी कंपनी से ले। बात यहां यह है कि ये दोनों इंश्योरेंसेस जरूरी होते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ट्रस्टेड इंश्योरेंस कंपनीज के प्लान्स कंपेयर कर सकते हैं और 15 से 25% तक के ऑनलाइन डिस्काउंट पर परचेज भी कर सकते हैं। अपनी फैमिली को इन इमरजेंसी से सिक्योर कीजिए। आज इंश्योरेंस एक ऑप्शन नहीं, जरूरत है। यहाँ पॉलिसी बाजार का धन्यवाद इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। द लैंसेट की एक स्टडी के मुताबिक इंडिया के 10 शहरों में हुई डेथ्स में से 7.2% डेथ्स ऐसी थी जो PM 2.5 के हायर लेवल के कारण हुई। इन 10 शहरों में हर साल करीब 33,000 से ज्यादा मौतें होती हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। इतने डेटा के बावजूद भी मोदी सरकार के एनवायरमेंट मिनिस्टर कीर्तिवर्धन सिंह ने लोकसभा में कहा कि एयर पोल्यूशन और डेथ्स के बीच सीधा संबंध साबित करने के लिए कंक्लूसिव डेटा नहीं। अगस्त 2023 में आई शिकागो यूनिवर्सिटी की एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की इस रिपोर्ट को देखिए। इसके मुताबिक PM 2.5 के एक्सपोजर से इंडिया में लोगों की जिंदगी 5.3 ईयर्स छोटी हो रही है। दिल्ली में ये नंबर 11.9 ईयर्स पर था और नॉर्थ इंडिया के मैदानी इलाकों में ये 8 ईयर्स पर था। यानी अगर आप 80 साल तक जीते बिना एयर पोल्यूशन के, आप सिर्फ 70 साल तक ही जिएंगे इस एयर पोल्यूशन की वजह से। इसका सबसे हानिकारक असर यहाँ बच्चों पर देखने को मिलता है। प्रेग्नेंट औरतों में एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से वूम में बच्चे का विकास अच्छे से नहीं होता। फेफड़े और दिल जैसे ऑर्गन्स अंडर डेवलप्ड रह जाते हैं। प्री मैच्योर बर्थ या डिलीवरी के दौरान बच्चे की मौत का खतरा बढ़ जाता है। अक्सर इसकी वजह से बच्चे हार्ट डिफेक्ट्स के साथ पैदा होते हैं, जिसके कारण डिलीवरी के बाद ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाते। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक एयर पोल्यूशन के कारण 2020 के साल में इंडिया में 1.16 लाख बच्चे पैदा होने के 27 दिन के अंदर अंदर ही मर गए। इसका मतलब इंडिया में हर 5 मिनट पर एयर पोल्यूशन के कारण एक नवजात बच्चे की मौत होती है। पैदा होने के बाद भी बच्चों पर ज्यादा असर पड़ता है एयर पोल्यूशन का बड़ों से, और इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस हैं। बच्चे अपने बॉडी वेट के हिसाब से बड़ों से ज्यादा हवा अपने अंदर लेते हैं। इसके अलावा बच्चे बाहर ज्यादा वक्त बिताते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा करते हैं, और इसी के कारण वो ज्यादा पोल्यूटेड एयर भी अपने अंदर लेते हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार एक चेस्ट सर्जन है। उनका कहना है कि आजकल जब वो बच्चों पर भी ऑपरेट करते हैं तो उनकी लंग्स में भी ब्लैक डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। और अब लंग कैंसर के जो केसेस हैं वो स्मोकिंग की बजाय एयर पोल्यूशन की वजह से बढ़ रहे हैं। So there is a sea change in the demography of lung cancer. From smoking, it is moving more and more towards air pollution, and I think this is a very serious development. So from pink lungs that we are born with, due to the impact of pollution, they become black. एयर पोल्यूशन की बात करते वक्त अब यहाँ इस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में एक क्लियर डिवाइड देखने को मिलता है। नॉर्थ इंडिया के सभी शहरों में एयर पोल्यूशन कहीं ज्यादा बदतर है साउथ इंडियन शहरों के कंपैरिजन में। इसके पीछे सीधा सीधा कारण है ज्योग्राफी। नॉर्थ इंडिया में सर्दियों के समय में हमें एटमॉस्फेरिक थर्मल इन्वर्जन का प्रोसेस देखने को मिलता है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है जो सर्दियों में देखने को मिलता है। रात में काफी ठंडा होता है सब, लेकिन सुबह जैसे ही सूरज निकलता है तो सबसे पहले ऊपर की हवा पर लगता है। इससे ऊपर की हवा गर्म हो जाती है। ये गर्म हवा ठंडी हवा के ऊपर सेटल हो जाती है और ठंडी हवा जो जमीन के पास है वो जमीन के पास ही फंसी रह जाती है। इससे सारे PM के पार्टिकल्स ठंडी हवा में जमकर जमीन के पास ही रहते हैं। उन्हें ऊपर उठकर हवा के जरिए बहने का मौका आसानी से नहीं मिल पाता जो बाकी मौसम में मिलता है। दूसरी ज्योग्राफिकल दिक्कत आती है हिमालय की पहाड़ियों की वजह से। पूरा जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है इसके ऊपर हिमालय की पहाड़ियां एक नेचुरल बैरियर का काम करती हैं, जिसकी वजह से हवा इनके पार नहीं बह पाती। इसे एक्सपर्ट्स वैली इफेक्ट कहते हैं। ठंड के कारण हवा की स्पीड भी कम हो जाती है और एक बार फिर से पोल्यूटेंट्स वहीं ट्रैप्ड रह जाते हैं।
यही फिनोमिना नॉर्दर्न इटली में भी देखने को मिलता है। यूरोप में जो आल्प्स की पहाड़ियां हैं वो भी हिमालय की पहाड़ियों की तरह एक नेचुरल बैरियर का काम करती हैं और उसके नीचे जो वैली मौजूद है नॉर्दर्न इटली में, वहां पर हवा ट्रैप्ड रह जाती है, थर्मल इन्वर्जन भी देखने को मिलता है और यही कारण है कि सर्दियों के समय में यूरोप की बाकी जगहों से कंपेयर करोगे तो नॉर्दर्न इटली में ज्यादा पोल्यूशन देखने को मिलता है। साउथ इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, बल्कि साउथ इंडिया के पास एक ज्योग्राफिकल एडवांटेज मौजूद है। तीन तरफ समुद्र है और समुद्र की वजह से हवाएं बड़ी आसानी से इधर से उधर बहती रहती। जो भी पोल्यूशन निकलता है वो बड़ी आराम से हवा में बह जाता है और सर्दियां भी ज्यादा नहीं पड़ती, जिसकी वजह से थर्मल इन्वर्जन भी नहीं देखने को मिलता। यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से सदर्न हाफ ऑफ इंडिया में जो शहर मौजूद हैं वहां पर हवा रिलेटिवली ज्यादा साफ रहती है नॉर्दर्न हाफ ऑफ इंडिया के कंपैरिजन में। दिल्ली का एनुअल एवरेज PM 2.5 कॉन्सेंट्रेशन 108 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। कोलकाता का 45.6 पर है और यहीं से ही आप देख सकते हो मुंबई 33.7, बेंगलुरु 30 और चेन्नई 26 पर आ जाता है। सिर्फ रिलेटिवली ज्यादा साफ है क्योंकि WHO की गाइडलाइन है कि ये नंबर 5 से कम होना चाहिए। इवन चेन्नई के शहर में जहां पर सबसे ज्यादा ज्योग्राफिकल एडवांटेज मिल रहा है, ये फिर भी 5 गुना ज्यादा है सेफ लेवल से। तो सवाल ये उठता है कि एग्जैक्टली यहां क्या कारण है एयर पोल्यूशन के पीछे। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण आता है व्हीकुलर पोल्यूशन। पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली जितनी भी गाड़ियां, बसेस, ट्रक्स और टू व्हीलर्स हैं, इन सब से कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और हाइड्रोकार्बन्स का एक बहुत ही जहरीला कॉकटेल निकलता है। भारत के हर बड़े शहर में हवा को जहरीला बनाने में ये व्हीकल्स सबसे बड़े विलन्स हैं। दिल्ली की बात करें तो वहां PM 2.5 पोल्यूशन का लगभग 47% हिस्सा सिर्फ व्हीकल से आता है। सोचकर देखिए, अगर दिल्ली से सारी गाड़ियों को गायब कर दिया जाए तो एयर पोल्यूशन इमीडिएटली आधा हो जाएगा। सन 1998 में दिल्ली में रजिस्टर्ड व्हीकल्स की संख्या लगभग 30 लाख होती थी। 2019 में ये नंबर बढ़कर 1.2 करोड़ से ज्यादा हो गया है। सीधे तौर पर यही सबसे बड़ा कारण है साल भर साल पोल्यूशन बढ़ने के पीछे। सरकार ने व्हीकल से निकलने वाले पोल्यूशन को कम करने के लिए अलग अलग एमिशन स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। 2020 में सरकार लेकर आई थी BS6 का एमिशन स्टैंडर्ड, जिससे एक गाड़ी से निकलने वाला PM पोल्यूशन कम हो जाता है क्योंकि गाड़ियों के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है पोल्यूशन को कम करने के लिए। उदाहरण के तौर पर BS4 स्टैंडर्ड में PM की लिमिट थी 25 मिलीग्राम पर किलोमीटर, लेकिन BS6 स्टैंडर्ड में इस लिमिट को 4.5 मिलीग्राम पर किलोमीटर कर दिया गया। पुराने स्टैंडर्ड्स पर चलने वाली गाड़ियों को सड़कों से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बैन भी लगाया था कि NCR के रीजन में जो 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां हैं उन्हें रन नहीं करने दिया जाए। इसके अलावा नितिन गडकरी बात कर रहे हैं जल्द ही BS7 स्टैंडर्ड्स लाने की भी। ये बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन दो दिक्कतें हैं। पहला ये कि जितनी तेजी से गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है हमारे शहरों में, उससे जो पोल्यूशन ज्यादा आ रहा है वो कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू जो पोल्यूशन कम हो रहा है एमिशन स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करने से। और दूसरा है कि सरकार शहरों में अपने एक्शंस के थ्रू कार डिपेंडेंसी को बढ़ा रही है। सड़कों को चौड़ा करना, बड़े बड़े हाईवेज और फ्लाईओवर्स बनाना, इससे पैदल चलने की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जगह कम हो रही है और जो लोग गाड़ी इस्तेमाल करना भी नहीं चाहते वो भी मजबूर हो रहे हैं गाड़ी से ट्रैवल करने पर। मुंबई का ही उदाहरण देख लीजिए। 2016 में जहां व्हीकल्स सिर्फ 16% प्रदूषण के लिए जिम्मेदार थे, अब ये आंकड़ा बढ़कर 30% पर हो गया है इसी कार डिपेंडेंसी की वजह से। वॉकिंग, साइकिलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में गाड़ियां कहीं ज्यादा और स्पेस भी ऑक्यूपाई करती हैं। अगर ज्यादा लोग गाड़ियों से ट्रैवल करेंगे तो ज्यादा ट्रैफिक भी बढ़ेगा और यही चीज हमारे शहरों में हो भी रही है। नीदरलैंड की एक कंपनी ने जब सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाले शहरों की लिस्ट जारी करी तो इसमें कोलकाता दूसरे नंबर पर था। यहां 10 किलोमीटर के सफर में 34 मिनट से ज्यादा लग जाते हैं, इतना ज्यादा ट्रैफिक। इसके अलावा बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और चेन्नई भी इस लिस्ट में शामिल थे। इस समस्या का सोल्यूशन बड़ा साफ है। सरकार को सड़कों और हाईवेज पर पैसे खर्च करने की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पैसे खर्च करने की जरूरत है। देश के शहरों में मेट्रो, बसेस, ट्रेन और ट्राम्स, इन सबको कहीं ज्यादा और बढ़ावा देना होगा। यही चीज जब मैंने एक पिछले वीडियो में सजेस्ट करी थी, कुछ लोगों ने इस बात का बहुत मजाक बनाया था कि मैं हाईवेज पे पैसे खर्च करने के खिलाफ हूं। लेकिन अगर आप भी इस पर डेटा देखेंगे तो चौंक जाएंगे। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 1000 लोगों के लिए सिर्फ 1.2 बसेस हैं। डेवलपिंग देशों में ये रेट 5 के अराउंड होता है और डेवलप्ड देशों में तो 10 से ज्यादा बसें होती हैं फॉर एवरी 1000 पीपल। साल 2000 से लेकर 2009 के बीच में दिल्ली में सरकारी बसें केवल 1% के रेट से बढ़ी, लेकिन कारों में 9% रेट की बढ़ोतरी देखी गई। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की स्टडी के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का शेयर 2000 से 2001 में 75.7% से घटकर 2030 से 2031 में केवल 44.7% रह जाएगा। यानी कि देश में
पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज और भी नीचे गिरता जा रहा है और ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। इंडिया में आज के दिन 1000 लोगों में से करीब 246 लोगों के पास व्हीकल्स हैं और इतने में ही ये हालत है देश में एयर पोल्यूशन की। सोच सकते हो आगे 10 सालों में क्या होगा। लोग भीड़ की वजह से, लंबे वेटिंग टाइम की वजह से, अनरिलायबल सर्विस आदि की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करने से बचते हैं। कर दो, कंप्लेंट कर दो, कर दो। यार क्या यार आप क्यों किसी की सीट पे ऐसे बैठी हुई हैं? सभी सरकारों को अर्जेंटली ये चीज सुधारने की जरूरत है। ट्रेन्स, बसेस की सर्विसेज इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये नहीं किया गया तो एयर पोल्यूशन और भी भयंकर बनने वाला है अगले 10 सालों में। आज के दिन किसी भी और डेवलप्ड देश को आप देख लो जहां हवा साफ है और इंडिया जितनी ही हाई पॉपुलेशन डेंसिटी मौजूद है, चाहे चाइना हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो या सिंगापुर हो, इन सभी देशों में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हवा साफ क्यों रह पाती है? क्योंकि बहुत ही बढ़िया पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज हैं इन देशों में। गाड़ियों के इस्तेमाल करने पर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं इन देशों में। सिंगापुर में तो एक टोटल लिमिट तक सेट कर दी गई है कि इस नंबर से ज्यादा टोटल गाड़ियां सड़कों पर नहीं हो सकती। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े कारण पर जो व्हीकल से काफी ज्यादा इंटरलिंक्ड है, डस्ट। जब भी कोई कार या बाइक सड़क पर चलती है उससे धूल उड़ती है। इसे सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कहते हैं, जब दो फैक्टर्स मिलकर इफेक्ट को काफी बढ़ा देते हैं। सड़क पर उड़ने वाली धूल दिल्ली में 26% PM 2.5 पोल्यूशन के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। यह होता है सड़क पर मौजूद गड्ढों की वजह से या कच्ची सड़कों की वजह से। कोलकाता में सड़क से उड़ने वाली धूल PM 2.5 का 25% हिस्सा बनाती है। बेंगलुरु में भी ये नंबर 23% पर है। इस तरह का पोल्यूशन उन इलाकों में ज्यादा होता है जहां ट्रैफिक ज्यादा है या इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, और यूजुअली ये सूखी सर्दियों के महीनों में ज्यादा देखने को मिलता है। शहरों में इस तरीके की धूल अक्सर एक विजिबल हेज के फॉर्म में भी दिखाई देती है, जो आप इन फोटोज में देख सकते हो। यही धूल व्हीकल से निकलने वाले धुएं के साथ मिलकर और भी खतरनाक हो जाती है। ये अभी फिर से एक्सीडेंट हुआ है। जो खड़ी गाड़ियां थी उनमें फिर से आगे से पीछे से एक गाड़ी ठुकी है। आगे कोई रेड लाइट वगैरह लगा दीजिए कुछ। इसी चीज को कम करने के लिए आपने अक्सर खबरों में देखा होगा कि कैसे एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल किया जाता है या पानी की स्प्रेइंग की जाती है जब पोल्यूशन ज्यादा हो जाता है विंटर्स में। ऐसा करने से जब पानी ऊपर से बरसता है तो वो धूल को अपने साथ ले जाकर नीचे बिठा देता है, जो एक टेम्पररी सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म और प्रॉपर सॉल्यूशन इसका है सही इंफ्रास्ट्रक्चर होना। पक्की सड़कें, उनके साइड में प्रॉपर फुटपाथ्स, उनके साइड में अच्छी सी ग्रीन बेल्ट्स जहां पर घास उगती हो, ग्रीनरी हो। इसके अलावा सड़क के अंदर गड्ढों को भी खत्म करना है अगर इस को रोकना है। तीसरी सबसे बड़ी कॉज आती है कंस्ट्रक्शन वर्क। पूरे देश में एयर पोल्यूशन में से 20 से 30% हिस्सा कंस्ट्रक्शन का ही है। दिल्ली में बात की जाए तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर PM 2.5 का 8.4% कंट्रीब्यूट करता है, वही मुंबई में ये टोटल PM का 9% कंट्रीब्यूट करता है। ये कंस्ट्रक्शन साइट सीमेंट, सैंड और कंस्ट्रक्शन मटेरियल से भरे डस्ट पार्टिकल्स हवा में छोड़ती है। एक एवरेज कंस्ट्रक्शन साइट हर दिन लगभग 300 किलोग्राम डस्ट जनरेट करती है। दिल्ली में तो कई बार कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को कंप्लीटली बैन करना पड़ता है जब एयर क्वालिटी डेंजरस लेवल्स पर पहुंच जाती है तो। लेकिन ये चीज फिर से एक टेम्पररी सॉल्यूशन है और यहाँ असली सॉल्यूशन इंप्लीमेंटेशन में छुपा है। किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट से निकलने वाले एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए उसके चारों तरफ डस्ट और विंड ब्रेकिंग वॉल्स लगाना जरूरी है। हमारे देश में इस चीज को लेकर रेगुलेशंस तो बनी हुई हैं, लेकिन इन रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। ज्यादातर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर दीवारें तो छोड़िए, नाम की एक छोटी सी शीट लगा देते हैं बस। इसके अलावा सैंड और सीमेंट से भरे ट्रक्स कितनी धूल उड़ाते हैं जब इन कंस्ट्रक्शन साइट से आते जाते हैं तो। रूल्स तो ये कहते हैं कि इन ट्रकों को कंप्लीटली कवर अप किया जाना चाहिए साइट से निकलने से पहले और इनके पहियों को वॉश किया जाना चाहिए, लेकिन ये रूल्स सिर्फ पेपर पर दिखाई देते हैं। सरकारों को इसकी सख्त इंप्लीमेंटेशन करने की जरूरत है। चौथी कॉज आती है क्रॉप बर्निंग यानी पराली का जलाया जाना, जिसकी बात सबसे ज्यादा मीडिया में देखने को मिलती है, लेकिन इससे आने वाला एयर पोल्यूशन उतना ज्यादा नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट करोगे। केंद्र सरकार के मुताबिक 2024 में अक्टूबर से लेकर दिसंबर के महीनों में जो एयर पोल्यूशन देखने को मिला उसमें करीब 10.6% एयर पोल्यूशन पराली जलाने की वजह से आ रहा था। 8 अक्टूबर का एक दिन था जब सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन इस पराली का था 35% पर। लेकिन ये नंबर कोई इतना छोटा भी नहीं है कि इसे इग्नोर किया जा सके। ये एक सिग्निफिकेंट कॉज है और इस पर काम करना बहुत जरूरी है। सर्दियों के मौसम में पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के किसान पराली यानी अपनी रेजिड्यू क्रॉप को जलाते हैं। क्यों जलाते हैं किसान इसे? इसका जवाब छिपा है वाटर क्राइसिस में।
1960s की ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले पंजाब में धान की खेती बहुत कम होती थी। सिर्फ 7% एग्रीकल्चर फील्ड्स में धान की खेती देखने को मिलती थी। लेकिन अनाज की कमी से निपटने के लिए सरकार ने ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू की और इसमें धान को प्रमोट करना शुरू किया। सरकार ने किसानों को कहा कि सिर्फ धान और गेहूं केवल 2 ही फसल उगाओ। इसका पॉजिटिव इंपैक्ट यह हुआ कि कुछ ही सालों में हमारा देश अनाज में सेल्फ सफिशिएंट बन गया। लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट था कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे पर्यावरण के लिए, इकोलॉजी के लिए एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर साबित हुई। कारण था कि धान की खेती के लिए बहुत पानी चाहिए होता है। सरकार ने पहले तो इस चीज के लिए बोरवेल्स को प्रमोट किया कि जमीन से पानी ले लो, लेकिन इसकी वजह से ग्राउंड वाटर कम होने लगा पंजाब में। जब ग्राउंड वाटर खत्म होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया तब सरकार ने एक्शन लिया। 2009 में पंजाब सरकार ने पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सब सॉइल वाटर एक्ट पास किया। इसके अनुसार किसानों को कहा गया कि धान तभी उगाओ जब बारिश का मौसम शुरू होने वाला हो। इससे जमीन से पानी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बारिश के पानी का ही इस्तेमाल कर लिया जा सकता है। लेकिन ऐसा करने से हुआ क्या कि धान की प्लांटिंग को मई से जून में शिफ्ट कर दिया गया। अगर धान की प्लांटिंग 1 महीने लेट होगी तो फसल काटने का समय भी 1 महीने लेट हो जाएगा। यह सितंबर से अक्टूबर में पहुंच गया। इसकी वजह से किसानों के पास विंटर वाला क्रॉप प्लांट करने के लिए ज्यादा समय नहीं रह गया। धान की फसल काटने के बाद उन्हें जल्दी से खेत को दूसरी फसल के लिए तैयार करना होता है और इसका सबसे आसान और सस्ता तरीका हो जाता है पराली जलाना। इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए ऑलरेडी एक एयर एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट था 1981 का, जिसके तहत पराली जलाना एक अपराध था। लेकिन पेनल्टीज लगाने से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि किसानों के लिए पेनल्टीज देना ज्यादा सस्ता था एज कंपेयर टू पराली हटाने के लिए खर्चा करना। दूसरे जो और तरीके हैं पराली को कम टाइम में हटाने के, हैप्पी सीडर मशीन, रोटावाटर, बेलर, ये एक एवरेज किसान के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। इसलिए इस समस्या से निपटने के 2 सीधे सोल्यूशन हैं। पहला है कि सरकार किसानों को ये मशीनें दे दे कम दाम में या फ्री में, और दूसरा है कि किसानों को कहा जाए कि धान की खेती करना बंद करो, बाकी और डाइवर्सिफाई करो अपने क्रॉप्स को। मिलेट्स जैसे क्रॉप्स उगाओ जो ज्यादा पानी नहीं लेते। लेकिन ये अपने आप में अब एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर एमएसपी की बात आ जाती है। इकोनॉमिक्स को भी देखना पड़ता है एक एवरेज किसान के पर्सपेक्टिव से कि मिलेट्स उगाना उनके लिए एक्चुअली में प्रॉफिटेबल हो पाएगा जितना धान होता है। दूसरा, केंद्र सरकार ने दावा किया था कि 2018 से उन्होंने क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत 3,333 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं, जिससे किसानों की मदद हो और पराली पर रोक लगे। लेकिन मल्टीपल रिकॉर्ड्स हमें बताते हैं कि ये पैसे काफी नहीं है और इन पैसों का बेटर यूटिलाइजेशन हो सकता है। स्टेट गवर्नमेंट्स लगातार क्रॉप रेसिड्यू प्रोग्राम में अधिक पैसा डालने की मांग कर रही हैं, जिसमें पंजाब सरकार की रीसेंट 1,200 करोड़ रुपए की प्ली भी शामिल है। लेकिन केंद्र सरकार ने इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया। 5वीं और आखिरी सबसे बड़ी कॉज एयर पोल्यूशन के पीछे आती है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की। केमिकल, टेक्सटाइल, सीमेंट, स्टील, रिफाइनरी और पावर प्लांट से जो संबंधित इंडस्ट्रीज हैं वो सबसे ज्यादा पोल्यूशन करती हैं। ये PM 2.5 के अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे पोल्यूटेंट्स हवा में छोड़ती हैं। ओवरऑल दिल्ली के एयर पोल्यूशन में इंडस्ट्रीज का शेयर 15 से 18% तक बताया जाता है। कोलकाता में 24.5% पर है, मुंबई में ये 18% पर है और चेन्नई में 20.2% पर। इस तरह के पोल्यूशन को खत्म करने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। जैसे कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पेट्रोलियम कोक जैसे फ्यूल्स पर बैन लगा दिया था इस पोल्यूशन को रोकने के लिए। दिल्ली सरकार ने भी बड़े अच्छे कदम उठाए हैं इस पर रोक लगाने के लिए। जैसे कि दिल्ली में 3 थर्मल पावर प्लांट्स हुआ करते थे, लेकिन एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए 2009 में एक को बंद कराया गया, 2015 में दूसरे को और 2018 तक तीसरा भी बंद करा दिया गया। आज के दिन दिल्ली इकलौती स्टेट है जहां पर कोई भी थर्मल पावर स्टेशन नहीं है। बिजली जनरेट करनी है, सोलर पावर जैसे रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेज का इस्तेमाल करो। लेकिन दिक्कत यहां पर यह है कि सिर्फ दिल्ली सरकार के एक्शन लेने से यहां पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली के आसपास बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन्स मौजूद हैं। गुड़गांव, मेरठ, नोएडा, फरीदाबाद, इन जगहों में अभी भी थर्मल पावर प्लांट्स और ये पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज चल रही हैं। यहां एक नेशनल लेवल पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बनाने की जरूरत है इन इंडस्ट्रीज के लिए। जनवरी 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किया था। इसका गोल था 24 राज्यों के 131 पोल्यूटेड शहरों में एयर क्वालिटी में सुधार लाना। इसके लिए उन्होंने टारगेट रखा था 2025-26 तक PM10 का लेवल 40% कम कर देना 2017-18 के कंपैरिजन में। सवाल ये उठता है कितना सक्सेसफुल हुआ सरकार का ये नेशनल
नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। पिछले 5 सालों में जितना पैसा सरकार ने इसके लिए एलोकेट किया था उसका सिर्फ 64% पैसा ही खर्च हो पाया है। शुरुआत से लेकर अब तक करीब 10,566 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए थे इसके लिए, जिसमें से सिर्फ 6,806 करोड़ रुपीस ही खर्च हो पाए। सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज यह है कि ये जो पैसा खर्च भी किया है सरकार ने, इसमें से ज्यादातर पैसा 67% पैसा खर्च किया गया है सिर्फ डस्ट कंट्रोल के सोर्स पर, जैसे कि लोगों को हायर करना सड़कों पर पानी छिड़कने के लिए। पानी छिड़कने से शॉर्ट टर्म में कुछ घंटे के लिए पोल्यूशन कम हो जाता है, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म में से कोई बदलाव आएगा? अरे इससे अच्छा तो इस पैसे का इस्तेमाल कर लेते किसानों को मशीन देने में, कम से कम पराली जलने से जो पोल्यूशन हो रहा था वो तो कम हो जाता। सिर्फ 14% पैसे का इस्तेमाल किया गया बायोमास बर्निंग से लड़ने के लिए, सिर्फ 12% पैसे का इस्तेमाल किया गया व्हीकुलर पोल्यूशन से लड़ने के लिए, और वो भी भगवान जाने की एग्जैक्टली कैसे इस्तेमाल किया गया, किस चीज में एग्जैक्टली सरकार ने पैसा खर्च किया जिससे कि गाड़ियों से निकलने वाला पोल्यूशन कम होगा। और जो बड़े सोर्सेज हैं जैसे कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, सिर्फ 0.61% पैसा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से लड़ने के लिए खर्च किया गया। क्या ऐसे कदम उठाने से कोई बदलाव आएगा? बिल्कुल भी नहीं। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की जनवरी 2025 की एक प्रेस रिलीज के अनुसार 131 शहर जो इन्होंने कहे थे जहां पर ये पोल्यूशन कम करना चाहते हैं, इनमें से सिर्फ 31% शहरों में एक्चुअली में पोल्यूशन कम हुआ। 29 शहरों में तो 2017-18 के बेस लेवल की तुलना में पोल्यूशन एक्चुअली में बढ़ गया। दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू, गया, मुजफ्फरपुर, उज्जैन, बहुत सारे शहर इसमें शामिल हैं। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि सरकार सिर्फ PM10 पर फोकस कर रही है। PM10 के पार्टिकल्स यूजुअली डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं जो इतने भी ज्यादा हार्मफुल नहीं है, इसलिए जो सरकार पैसा खर्च कर रही है वो सिर्फ डस्ट कंट्रोल करने पर कर रही है। लेकिन जरूरत है यहाँ पर PM2.5 पर फोकस करने की, क्योंकि असलियत में जो लोगों की हेल्थ पर इंपैक्ट पड़ रहा है वो इसी की वजह से ज्यादा पड़ रहा है। अनुमिता रॉय चौधरी CSE की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी कहती हैं कि शुरुआत में जब सरकार नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लेकर आई थी तो PM2.5, PM10 दोनों पर फोकस करने को कहा गया था, लेकिन अब परफॉर्मेंस असेसमेंट के लिए सरकार अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए सिर्फ PM10 पर फोकस कर रही है। यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉलिटिकल विल की। लोग इसकी इतनी परवाह नहीं करते, और लोग परवाह नहीं करते तो पॉलिटिशियंस भी इतनी परवाह नहीं करते। हमारे देश में पॉलिटिकल डिस्कोर्स अक्सर रिलीजियस और आइडेंटिटी इश्यूज से ही डोमिनेटेड रहता है। कभी इस कॉमेडियन की बात आई तो कभी उस कॉमेडियन की, कभी ये मूवी रिलीज हो गई तो कभी औरंगजेब की कबर खुद गई। एक से बढ़कर एक फालतू इश्यूज में उलझा कर रखता है हमारा मीडिया, और पॉलिटिशियंस भी इससे बड़े खुश हैं क्योंकि उनके लिए इन चीजों में ध्यान लगाना ज्यादा आसान है एयर पोल्यूशन जैसे मुश्किल मुद्दों को सॉल्व करने के कंपैरिजन में। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन को जैसा कि एक टैक्सी ड्राइवर ने बताया, इंडिया हिंदू मुस्लिम पर स्प्लिट है। यही हमारी पॉलिटिक्स है। कोई भी इस पर वोट नहीं देता कि कौन पोल्यूशन को कम करेगा। हम बीजेपी के कट्टर वोटर्स हैं और मुस्लिम्स का विरोध करते हैं। पोल्यूशन के बारे में हम क्या कर सकते हैं? लेकिन लोग इस बात को भूल जाते हैं कि ये जो दुश्मन है ये धर्म नहीं पूछता आपका। जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं, एक हिंदू भी और एक मुस्लिम भी सेम हवा में सांस ले रहा है। आपको जब फेफड़ों का कैंसर होगा आपका धर्म देखकर नहीं आएगा वो। और एयर पोल्यूशन का असर सिर्फ हमारी हेल्थ पर नहीं बल्कि हमारी इकोनॉमी पर भी देखने को मिलता है। वर्ल्ड बैंक की 2024 में आई ये रिपोर्ट कहती है कि एयर पोल्यूशन की वजह से हर साल इंडिया की इकोनॉमी को $36.8 बिलियन का नुकसान होता है। ये इंडिया के GDP के 1.36% के बराबर है। एक और एनालिसिस कहता है कि अगर इंडिया में एयर पोल्यूशन नहीं होता तो 2019 में हमारी इकोनॉमी लगभग $95 बिलियन बढ़ गई होती। ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। मैंने इस वीडियो में आंकड़ों की बात की, बीमारियों की बात की और सरकार की नाकामियों की बात की। अब सवाल ये उठता है आगे क्या किया जाए। एक बार फिर से मैं सारे सॉल्यूशंस को क्लियरली लिस्ट डाउन कर देता हूं। हमें आवाज उठाने की जरूरत है और सभी सरकारों को प्रेशराइज करने की जरूरत है इन सही सॉल्यूशंस के ऊपर एक्ट करने के लिए। एक ओवरऑल समरी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देश में 5 बड़े शहर हैं, 5 शहरों में एग्जैक्टली कितना % एयर पोल्यूशन किस चीज की वजह से हो रहा है। दिल्ली में लगभग 50% गाड़ियों की वजह से, 11% इंडस्ट्रियल सोर्सेज, 7% कंस्ट्रक्शन सोर्सेज। बाकी आता है बाहर के NCR के डिस्ट्रिक्ट से जिसमें पराली बर्निंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। फिर है कोलकाता जिसमें व्हीकल्स 50%, इंडस्ट्री 24%, डस्ट 21%। मुंबई में व्हीकल्स 30%, इंडस्ट्रीज 18%, डस्ट 15%। हैदराबाद में डस्ट 32%, व्हीकल्स 18%, इंडस्ट्रियल 5% और कंस्ट्रक्शन 8%। चेन्नई में जो इन सब में से सबसे साफ शहर है वहां पे रोड डस्ट 28%, व्हीकल्स 23%, इंडस्ट्रीज 20% और कंस्ट्रक्शन 4%। और बेंगलुरु जो एक और काफी साफ शहर है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ना के बराबर है। लगभग 50% पोल्यूशन सिर्फ व्हीकल्स की वजह से आता है, 16% डस्ट की वजह से, 11% कंस्ट्रक्शन की वजह से। सॉल्यूशंस क्या है? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक बहुत बड़े स्केल पर प्रमोट
प्रमोट करने की जरूरत है। बहुत बड़े स्केल पर पैसा खर्च करने की जरूरत है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर। सेंट्रल गवर्नमेंट को यह करना है मेट्रोज के लिए, ट्रेन के लिए, स्टेट गवर्नमेंट ये कर सकती है बसेस के लिए। इसके लिए पैसा कहां से आएगा? जो पैसा गाड़ियों के लिए हाईवेज पर खर्च किया जा रहा है वहां से पैसा लो। दूसरा, पुराने पोल्यूटिंग व्हीकल्स को सड़कों से बाहर निकालो। जो 15 साल से पुराने व्हीकल्स हैं जिनकी वजह से सबसे ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है क्योंकि उनका एमिशन स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं है। इस चीज की स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट सरकार शायद प्लान भी कर रही है, जैसा आप इस न्यूज आर्टिकल में देख सकते हो। पेट्रोल पंप्स मना कर सकते हैं 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों में पेट्रोल या डीजल भरना। तीसरा, कंस्ट्रक्शन साइट्स को कवर करने के जो रूल्स हैं उनका इंप्लीमेंटेशन किया जाए। रेगुलर चेक्स किए जाए शहर में मौजूद अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स पर। चौथा, पराली बर्निंग को कंट्रोल करने के लिए पैसा खर्च किया जाए सरकार के द्वारा। किसानों को हैप्पी सीडर्स जैसी मशीन्स खरीद कर दी जाए। पांचवा, रोड डस्ट को कंट्रोल करने के लिए सड़कों से गड्ढे खत्म किए जाए। प्रॉपर फुटपाथ्स बनाए जाएं और वैक्यूम रोड स्वीपर्स का इस्तेमाल किया जाए जिससे कि डस्ट हवा में ना फैले। बहुत से म्युनिसिपल एम्प्लॉयज अक्सर साफ सफाई करने के लिए झाड़ू मारने वाले लोगों को हायर करके रखते हैं, जिससे कुछ होता नहीं है क्योंकि झाड़ू मारने से डस्ट सिर्फ हवा में ही उड़ता है। अगला, इंडस्ट्रीज के लिए एमिशन नॉर्म्स को स्ट्रिक्टेस्ट स्टैंडर्ड्स पर बनाया जाए। यही कारण है दुनिया के सबसे पोल्यूटेड शहर के पीछे इंडस्ट्रीज। बर्नी हाट एक इंडस्ट्रियल टाउन है। इसके अलावा जरूरत है लोगों में अवेयरनेस फैलाने की। एग्जैक्टली जो पोल्यूशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है और क्या क्या कारण है। आपके पास अगर ऑप्शन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, खुद की गाड़ियां इस्तेमाल करने की जगह। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको एक बहुत ही गहरी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी इस महत्वपूर्ण इशू के बारे में। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और आज ही अपनी फैमिली को ऐसी इमरजेंसी से सुरक्षित रखिए। ये वीडियो पसंद आया तो आपको ये वाला वीडियो भी जरूर पसंद आएगा जिसमें मैंने बात करी है सिंगापुर देश के बारे में। इसी तरीके से एक डीप एनालिसिस करी है। आखिर क्या कारण है कि सिंगापुर का देश 50 सालों के अंदर पॉवर्टी से निकलकर सीधा इतना डेवलप्ड देश बन पाया। एग्जैक्टली उन्होंने क्या क्या कदम उठाए यहाँ पर जान सकते हैं यहाँ क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।